प्रेशर वॉल्यूम हमारे साथ एक्चुअली कहाँ पे होता है और इसका जो है ना एम क्या है और ये जो लूप इसको कहते हैं ये हमारे साथ जब हम वो बार बनाते हैं मतलब वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो इसमें जो ये लूप बनाता है इसको इसीलिए हम प्रेशर वॉल्यूम लूप कहते हैं। प्रेशर वॉल्यूम लूप कैन बी यूज टू विजुअलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्रीलोड, that is changes in venous return or in diastolic volume and changes in afterload and ये changes in afterload, change in aortic pressure और change in contractility। इसका मतलब ये है कि प्रेशर वॉल्यूम हमारे साथ जो वेंट्रिकल में चेंज आता है ड्यूरिंग सिस्टोली एंड डायस्टोली, जब हमारे साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो कंट्रैक्शन होता है इसके दौरान जो वॉल्यूम में चेंज आता है मेनली जो प्रेशर वॉल्यूम है इसको कहते हैं लूप। प्रेशर वॉल्यूम लूप इसको कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो असर करती हैं जैसे कि मतलब प्रीलोड है, आफ्टर लोड है, कंट्रैक्टिलिटी है, कॉम्प्लायंस है। तो इस पे हम बात करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो हमारे साथ प्रेशर वॉल्यूम लूप के कुछ पैरामीटर हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इस पे चेंज करती है, इस पे असर करती है और वो है प्रीलोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंप्लायंस। ये मतलब प्रीलोड इस पे क्या असर करता है और ये बाकी जो चीज़ें हैं इस पे किस तरह असर करती हैं। दरअसल ये रियलिटी में जो है ना ये इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ स्टारलिंक जो फार्मूला है, स्टारलिंक का फार्मूला है उसमें ये बताता है कि हम प्रीलोड को ज़्यादा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब फीलिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये है, लेकिन इस पे थोड़ा सा इस पे चेंज है क्योंकि ज़्यादा प्रीलोड होगा। इसका मतलब ये है लेट्स सपोज ये एक जार है, इसमें ब्लड ज़्यादा है, ज़्यादा ब्लड इसमें है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा लगेगी इसको निकालने में। तो ज़ाहिर-सी बात है, तो इसमें जो लूप पैरामीटर है और फ्रैंकलिन स्टारलिंग जो फ़ॉर्मूला है इसमें थोड़ा-सा इसमें इंटर रिलेशन है। तो इसमें ये थोड़े से हैं चेंजेस, इसको आगे देखते हैं। आते हैं हम प्रीलोड चेंज पे कि मतलब जो पीवी लूप है इसका प्रीलोड चेंज पे क्या असर पड़ता है। अगर हम प्रीलोड को इंक्रीज़ करें तो पीवी लूप पे क्या असर पड़ेगा। इसका जो मेन जो चीज़ है पहले आप लोगों ने ये समझना है कि प्रीलोड क्या है। प्रीलोड हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे साथ ये जो नज़र आ रहा है आपको आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो हमारे साथ फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स में, तो ये हमारे साथ प्रीलोड है। मतलब जितना प्रीलोड ज़्यादा आएगा, जितनी फीलिंग ज़्यादा होगी यहाँ पे, उतना हमारे साथ क्या होगा, प्रीलोड ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीलोड ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हमारे साथ इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। क्योंकि फीलिंग ज़्यादा होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ बढ़ेगा क्योंकि कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये बढ़ रहा है प्रीलोड चेंज से। मतलब प्रीलोड जब हम ज़्यादा करते हैं तो सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ बढ़ता है। स्ट्रोक इस पे इजेक्शन फ्रिक्शन हमारे साथ स्लाइटली इसमें चेंज आएगा। इजेक्शन फ्रिक्शन पे वो इंक्रीज हो सकता है प्रीलोड से क्योंकि ड्यूरिंग ज़्यादा मतलब ज़्यादा ब्लड आ रहे हैं तो हमारे साथ इजेक्शन फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। ये तो सिंपल है। स्ट्रोक वॉल्यूम हम मालूम करते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, अगर एक डायस्टोलिक वॉल्यूम को सिस्टोलिक वॉल्यूम में से निकाल दे तो इसमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह इजेक्शन फ्रिक्शन है, ये उसका फार्मूला है। तो इसके बाद हम आते हैं प्रीलोड चेंजेस डिक्रीज पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिक्रीज करें तो पीवी लूप पे क्या असर पड़ेगा। तो जब फीलिंग कम होगी तो डेफिनेटली हमारे साथ जो है ना वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा। ब्लड कम आएगी यहाँ पे तो हमारे साथ क्या होगा, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो इजेक्शन फ्रिक्शन भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसमें उसमें भी कमी आएगी। तो ओवरऑल हमारे साथ कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। तो ये हमारे साथ इस पे ये डिफरेंस आएगा। अगर हम इसको डिक्रीज करें तो पीवी लूप जो है ना इसको ऊपर नीचे ये कर सकता है, मतलब सिंपली इसको नीचे कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं आफ्टर लोड पे। आफ्टर लोड चेंजेस के मतलब अगर हम आफ्टर लोड को इंक्रीज करें तो पीवी प्रेशर वॉल्यूम पर आफ्टर लोड का क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली अगर प्रीलोड ज़्यादा आएगा तो आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आफ्टर लोड कम होगा तो प्रीलोड भी कम, मतलब प्रीलोड की वजह से कम है। लेकिन इसका जो असर है ना वो आफ्टर लोड, अगर हम आफ्टर लोड को ज़्यादा करेंगे तो जो हमारे साथ सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ कम होगा और जो इजेक्शन फ्रिक्शन है उसमें भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। रोड में हमारे साथ जो अयोटिक वाल्व है वो यहाँ से मतलब वो ओपन होता है और जब वो ओपन होता है तो हमारे साथ इंक्रीज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी आएगी। क्योंकि क्योंकि हमारे साथ
वो जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम का। आते हैं आफ्टर लोड पे, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं ना, तो इसमें इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे साथ कम होगा। अगर इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे साथ उसमें कमी आ रही है तो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम को टाइम मिल रहा है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। और इजेक्शन फ्रिक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ बढ़ता है। तो दिस इज द रीज़न। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करें। तो जब हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करते हैं तो हमारे साथ जो इंसिस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ता है, और जो हमारे साथ स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम होता है। और लेट्स सपोज ये हमारे साथ एक साइकिल है हार्ट का। यहाँ से हमारे साथ प्रीलोड स्टार्ट होता है, और यहाँ पर हमारे साथ वेंट्रिकल जब कंट्रैक्शन होता है, और यहाँ से हमारे साथ जब आफ्टर लोड स्टार्ट होता है। ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारे साथ नॉर्मल साइकिल चलता है हार्ट में। अगर ये पॉइंट हमारे साथ प्रीलोड है, प्रीलोड स्टार्ट होता है, कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, ये आफ्टर लोड पे पहुंच जाता है, इसके बाद आफ्टर लोड हो जाता है, कंट्रैक्शन हो जाती है, और यहाँ से दोबारा वापसी पे ये रिलैक्सेशन है। तो ये हमारे साथ नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर हम इसमें ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसका ये जो डिस्टेंस है इसमें अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है तो इनका असर पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारे साथ जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो जो हमारे साथ ये इंडायस्टोलिक, हमारे साथ ये देखिए इंडायस्टोलिक हमारे साथ कम हो रहा है, और हमारे साथ ये इन जो सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और ये इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ कम हो रहा है। इसमें देखिए ये ज़्यादा है और इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो इजेक्शन फ्रिक्शन भी कम होगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी चेंजेस पे, और अगर हम इसको इंक्रीज करें तो उसी तरह ये भी वो बार है, उसी तरह एग्जांपल है। इसमें भी इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और इजेक्शन फ्रिक्शन इसको ये भी इसके साथ बढ़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ। ये वही नॉर्मल ग्राफ है, ये जो ब्लू नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो रेड है इसमें ये इंक्रीज हुआ है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, अगर इसमें हम इंक्रीज करते हैं तो इस पे असर पड़ेगा किस चीज़ पे? मेनली यहाँ पे। और ये क्या है हमारे साथ? इन सिस्टोलिक वॉल्यूम हमारे साथ देखिए कम हो रहा है। इन सिस्टोलिक वॉल्यूम में कमी आएगी तो ये देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे साथ बढ़ रहा है। देखिए ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ तक ड्यूरेशन बढ़ रही है, और जो हमारे साथ इजेक्शन फ्रिक्शन है वो भी बढ़ेगा इसके साथ। अच्छा, आते हैं कंप्लायंस पे। कंप्लायंस को पहले समझिए। कंप्लायंस एक्चुअली हमारे साथ जो स्ट्रेचिंग पावर है, स्ट्रेचिंग एबिलिटी है किसी चीज़ में होती है, वो हमारे साथ होता है कंप्लायंस। जितना हमारे साथ कंप्लायंस कम होगा उतना हमारे साथ क्या होगा? इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम, और इन डायस्टोलिक प्रेशर हमारे साथ बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब इस पे जोर कम लगता है। ये वही एग्जाम्पल है जो इससे पहले हमने देखा था। और जो हमारे साथ वही ये प्रीलोड है, ये आफ्टर लोड स्टार्ट होता है, और इसकी ये और यहाँ से यहाँ तक हमारे साथ क्या है? वापस से रिलैक्सेशन। डायस्टोलिक वॉल्यूम इसीलिए कम होता है क्योंकि इसमें जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस की कमी है। उसमें सही तरह से जो फीलिंग है ना, फीलिंग उसमें एबिलिटी नहीं है हार्ट में, कि मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्लड है ना उसको रख सके, तो इसीलिए अच्छा, इसमें वर्क कम। ऑफ द हार्ट। जितना हमारे साथ मोर एरिया, मोर वर्क द हार्ट विल डू। ज़्यादा वॉल्यूम आएगा तो हमारे साथ ब्लड ज़्यादा वॉल्यूम निकालेगा। तो इसी तरह जितना हमारे साथ एरिया ज़्यादा होगा हमारे साथ वर्क ज़्यादा होगा हार्ट में। तो कॉमनली टेस्टेड प्रेशर वॉल्यूम लूप, हमारे साथ जो मेनली हम देखते हैं लूप को, वो इन चीज़ों में देखते हैं। कुछ हमारे साथ डिजीज़ हैं जिस तरह के आयोटिक स्टेनोसिस हो गया, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, आयोटिक रिगर्जिटेशन हो गया, और माइट्रल स्टेनोसिस हो गया। इस पे एक क्विक रिव्यू करते हैं। आयोटिक स्टीनोसिस किस चीज़ को कहते हैं? जब हमारे साथ आयोटिक वाल्व ये स्टीनोटिक हो जाता है, जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है ये नॉर्मल इसी तरह ओपन होता है और नॉर्मल इसी तरह क्लोज होता है। लेकिन ये आयोटिक स्टीनोसिस में हमारे साथ क्या होता है? ये पूरा जो हमारे साथ ये आयोटिक वाल्व है ये पूरा ओपन नहीं होता। इसमें क्योंकि इसमें यहाँ पर जो है ना स्टीनोसिस है, इसमें रुकावट है, तो ये ओपन नहीं होगा। और जो हमारे साथ क्लोज भी होगा तो पूरा क्लोज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो है ना थोड़ी सी स्टिकनेस होती है, स्टिनोटिक टाइप हो जाता है, तो इसीलिए इसमें ये मसला आ जाता है। एयोटिक स्टिनोसिस का हमारे साथ पीवी लूप पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से अगर ये बंद हो रहा है तो पूरा बंद नहीं हो रहा, इससे ब्लड निकलेगा। और अगर ये खुल रहा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें हमें इसने ओपन करने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगता है ना। नॉर्मली तो इजीली खुल जाता है वाल्व, आयोटिक वाल्व, और अगर इसमें स्टिनोसिस है तो ओपन होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से आयोटिक स्टिनोसिस हमारे साथ काफ़ी इसमें पीवी लूप पे असर करता है।
माइट्रल वाल्व नॉर्मली हमारे साथ क्या करता है, माइट्रल वाल्व हमारे साथ जो लंग्स से वापस ही पे ब्लड आता है, वो हमारे साथ किस चीज़ में आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे साथ माइट्रल वाल्व के थ्रू आता है। अगर माइट्रल वाल्व में कोई प्रॉब्लम होगा तो पीवी लूप पे इसका काफ़ी असर पड़ता है। माइट्रल रिगर्जिटेशन, इसमें क्या आता है, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन डिसरप्टेड। इसका मतलब ये है कि जब हमारे साथ माइट्रल वाल्व में रिगर्ज होता है तो इस पे पीवी लूप पे असर पड़ता है। कैसे? जब हमारे साथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है यहाँ पे, तो ये जो हमारे साथ माइट्रल वाल्व है, ये माइट्रल वाल्व जो है ठीक तरह से ये क्लोज नहीं होता, तो कुछ ब्लड हमारे साथ वापस एट्रियम में आता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो इस पे असर पड़ता है किस चीज़ को, वॉल्यूम पे। तो इसका मतलब ये है, ये हमारे साथ माइट्रल स्टेनोसिस है। इसके बाद अयोटिक रिगर्जिटेशन की मतलब अयोटिक वाल्व जब ठीक तरह से क्लोज नहीं होता अयोटिक वाल्व, और कुछ ब्लड वापस आता है इससे, तो उसको कहते हैं अयोटिक रिगर्जिटेशन। इसमें मेन जो मसला आता है वो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन का, इसमें रिलैक्सेशन डिसरप्टेड होता है। द लास्ट वन माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस हमारे साथ जब माइट्रल वाल्व मतलब थोड़ा सा सख्त हो जाता है, स्टेनोटिक टाइप हो जाता है, मतलब वो ठीक तरह से खुलता नहीं होता और ठीक तरह से वो क्लोज नहीं होता, ना वो सही ओपन हो जाता है और ना वो ठीक से क्लोज होता है। तो इस पे मेन जो असर पड़ता है वेंट्रिकल पे, क्योंकि ये फिल नहीं होता प्रॉपरली।